हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे बेटा जी। आज बेटा जी हम लोग का जो टर्म है वो है द्विनिषेचन। अगर हम बोर्ड की दृष्टि से देखें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी हम कह सकते हैं ये जो हमारा हेडिंग है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड में एक भी साल ऐसा नहीं रहता है इससे क्वेश्चन ना आए, हमेशा आता है। बात करें नीट की या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तब भी इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से हम लोग समझते हैं। देखो बेटा जी, द्विनिषेचन क्या होता है इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको पीछे ले चलते हैं। पीछे हमने पूरा का पूरा स्त्री केसर की संरचना पढ़ लिया था। इस स्त्री केसर में बीजांड पाया जाता है। बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है। अब भ्रूण कोश में जब हम देखते हैं तो इसमें बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। बीच वाली मध्य वाली कोशिका थोड़ी बड़ी होती है, उसे अंड कोशिका कह देते हैं। और इसके जो बगल में स्थित होती है इन्हें सहायक कोशिका कह देते हैं। सहायक कोशिका के आधार पे देखेंगे तो अनियमित आकार की अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं। पिछले टर्म पे बताया था इसका काम क्या होता है, पराग नलिका का गाइड करता है, पराग नलिका को गाइड करता है। निभाग की तरफ देखते हैं तो इधर भी 3 कोशिकाएं होती हैं जिनको हम प्रतिमुख कोशिका कह देते हैं। अब बीच में हमारा ये केंद्रीय कोशिका है और इसका ये द्विध्रुवीय केंद्रक होता है। अब अगर इन सारी कोशिकाओं की मैं बात करूं तो सारी की सारी कोशिकाएं अगुणित होती हैं। अगुणित मतलब सब में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, यानी ये n होता है। अब हमने कहा था जब परागण सही प्रकार का हो जाता है, सही प्रकार का है मतलब बेटा जी इसी जाति के परागकण इस पे पहुंच जाते हैं तो पराग नली का विकास होता है, यानी परागकण का अंकुरण होता है जिससे पराग नली बनती है। और ये पराग नली वर्तिकाग्र, इसमें हमारे पाए जाते हैं 2 नर युग्मक। अब ये पराग नली वर्तिकाग्र वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंचती है और फिर बीजांड द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और बना दें तो ये हमारी नली वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय से होते हुए बीजांड द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है और किसी एक सहायक कोशिका में जाकर के क्या होती है, खुल जाती है। अब इस संरचना को हम लोग थोड़ा सा अलग हम बड़ा बना के आपको समझाते हैं। देखिए हमने कहा ये हमारा है भ्रूण कोश। अब ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं हैं, ये है हमारी प्रतिमुख कोशिकाएं। नीचे की तरफ भी हमारी 3 कोशिकाएं हैं। ये मध्य वाली कोशिका हमारी अंड कोशिका है, ये थोड़ी बड़ी होती है। ये दोनों हमारी सहायक कोशिकाएं हो गई। इनमें ये अनियमित आकार की अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसे फिलीफार्म ऑपरेटस कह देते हैं। यही पराग नली को गाइड करता है। हमारा पराग नली क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। इसमें क्या पाए जाते हैं, 2 नर युग्मक। अब ये पराग नली किसी एक सहायक कोशिका में जाकर के फट जाती है और जब ये सहायक कोशिका में जाकर फट जाती है तो ये सहायक कोशिका फट जाता है और दोनों के दोनों नर युग्मक कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, भ्रूण कोश के अंदर। अब अगर इस संरचना भ्रूण कोश में देखें तो ये हमारा द्विध्रुवीय केंद्रक होता है और ये हमारी जो मध्य की कोशिका होती है इसे हम केंद्रीय कोशिका कह देते हैं। ये हमारी केंद्रीय कोशिका हो गई। अब इन दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक हमारी अंड कोशिका के साथ जाकर के संलयित हो जाता है और अंड कोशिका के साथ जब संलयित होता है तो जो हमारी संरचना बनती है उसका नाम है जाइगोट। यानी एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर के जाइगोट का निर्माण करती है। अब बेटा जी ध्यान से देखना, जाइगोट जो हमारा होता है ये द्विगुणित हो जाता है।
द्विगुणित कैसे? हमारा जो नर युग्मक है ये अगुणित है, n है। हमारा जो अंड कोशिका है ये भी अगुणित है यानी n है। अब n और n आपस में मिले तो हमारा जाइगोट बना यानी ये 2n हो गया। तो यानी एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर के द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करती है। और इस क्रिया को बेटा जी हम लोग नाम दे देते हैं सत्य निषेचन। सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। ये हो गया। लेकिन अभी भी हमारा एक नर युग्मक बचा हुआ है। अब ये जो दूसरा नर युग्मक है ये हमारा द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ जाकर के संलयित हो जाता है। जब ये द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ जाकर के संलयित हो जाता है तो संलयित होने के पश्चात जो हमारी संरचना बनती है उसका नाम है प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक। शॉर्ट फॉर्म इसका है बेटा जी PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब यहां पर ध्यान देना, ये हमारा नर युग्मक है, ये भी हमारा अगुणित है। और ये हमारा जो द्विध्रुवीय केंद्रक है, दो केंद्रक आराम से पहले ही मिले हैं, दो केंद्रक हैं, तो ये हमारा 2n हो गया। और 2n और n आपस में मिले तो हमारा बना प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक। और ये प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक हमारा कैसा होता है? तो ये त्रिगुणित होता है। तो याद रखना बेटा जी, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर के द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करता है। इस क्रिया को कहते हैं सत्य निषेचन। जबकि दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक बनाता है। इस क्रिया को हम नाम दे देते हैं त्रिसंलयन। त्रिसंलयन, त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन। त्रिसंलयन क्यों कहते हैं? क्योंकि तीन केंद्रक आपस में मिलते हैं। और त्रिसंलयन के फलस्वरूप क्या बना? प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक। अब अगर ध्यान से हम देखें तो निषेचन दो बार हो रहा है। एक बार एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित हो रही है और दूसरी बार हमारा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित हो रहा है। तो निषेचन दो बार हो रहा है, इसीलिए इस संपूर्ण क्रिया को हम नाम दे देते हैं द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो हमको नहीं लगता अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा। अब द्विनिषेचन हो गया। अब द्विनिषेचन के बाद क्या होगा? देखो बेटा जी, द्विनिषेचन के पश्चात ये जो हमारी सहायक कोशिका है ये डिजेनरेट कर जाएगी यानी नष्ट हो जाएगी। ये जो हमारी प्रतिमुख कोशिकाएं हैं ये भी नष्ट कर जाएंगी। अब ये नर युग्मक इसके साथ संलयित हो गया, तो संलयित हो करके जो हमारी संरचना बनाता है वो हमारा है जाइगोट। ये हमारा बन गया जाइगोट। और ये कैसा है? 2n है। ये हमारा बन गया जाइगोट। और जबकि दूसरा नर युग्मक जो हमारा है ये आकर के किससे संलयित हो गया? द्विध्रुवीय केंद्रक। तो ये हमारा तीसरा संरचना बन गया, ये वाली। ये हमारी कोशिका रहती है तो ये हमारा क्या हो गया? प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक। और ये कैसा है? 3n। दो संरचनाएं बनी। और निषेचन के बाद और जो बाकी संरचनाएं होती हैं वो सब की सब नष्ट हो जाती हैं। तो अब निषेचन के बाद पुष्प के अंदर क्या क्या परिवर्तन होंगे, ये बहुत ज़्यादा एक नंबर में अक्सर पूछ लेता है। तो आइए समझते हैं निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होता है। इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम समझाते हैं आपको। देखो बेटा जी, जब निषेचन हो गया तो अब ये पराग नली का कोई काम नहीं, ये हमारा हो गया खत्म। ये हमारा भ्रूणकोश जो था ये भी हमारा लगभग सारी कोशिकाएं इसके अंदर की नष्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे दो संरचना बनती है। ये हमारी एक रहती है केंद्रीय कोशिका, द्विध्रुवीय केंद्रक। और ये हमारा बनता है जाइगोट, यानी ये हमारा है जाइगोट और ये हमारा है
द्विध्रुवीय केंद्रक, PEN। प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, या इस पूरे कोशिका को कहें तो हम कह देते हैं PEC, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल, सेल यानी कोशिका। तो इस कोशिका को कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोषीय कोशिका, अकेंद्रक को कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक। जाइगोट हमारा कैसा है, 2n है। हमारा PEN कैसा है, 3n, यानी ये द्विगुणित है, ये त्रिगुणित है। इस संरचना को हम क्या नाम दे देते हैं, ये संरचना है हमारा बीजांड। अभिजांड हमारा ऑलवेज द्विगुणित रहता है, और ये संरचना हमारा क्या है, अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय हमारा कैसा रहता है, ये भी द्विगुणित रहता है। तो यानी निषेचन के पश्चात अगर हम देखते हैं तो ये 4 संरचनाएं हमको दिखाई देती हैं। अब ये 4 संरचनाएं आगे चल कर के किसमें परिवर्तित होंगे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका अक्सर पूछ लेता है। देखो बेटा जी, निषेचन के बाद जो जाइगोट बना है ये आगे चल कर के भ्रूण का निर्माण करेगा। भ्रूण, भ्रूण यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। अब भ्रूण भी हमारा कैसा रहेगा, द्विगुणित रहेगा, क्योंकि ये द्विगुणित है। जो PEN यानी प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक या प्राथमिक भ्रूणपोषीय कोशिका है, ये आगे चल करके भ्रूणपोष का निर्माण कर देगा। भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म। अब भ्रूणपोष हमारा इंडोस्पर्म लिख देते हैं, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म हमारा कैसा हो गया, त्रिगुणित होगा, क्योंकि ये कैसी है, त्रिगुणित है। इसका नाम है जाइगोट, यानी द्विगुणित। जो हमारा बीजांड है ये निषेचन के बाद किस में परिवर्तित होगा, तो बीजांड आगे चल करके बीज का निर्माण करता है, सीड। हमारा अंडाशय आगे चल करके किस में परिवर्तित हो जाता है, फल, फ्रूट। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है, बीज का निर्माण पुष्प के किस भाग होता है, भ्रूणपोष का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इनमें कौन सी संरचना, जैसे भ्रूणपोष कैसा होता है, द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित कैसा होता है, या हमारा जाइगोट कैसा होता है, या बीज कैसा होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, निषेचन के पश्चात जाइगोट भ्रूण का विकास, जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है, प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक या कोशिका से भ्रूणपोष का विकास होता है, बीजांड आगे चल करके बीज में परिवर्तित होता है, और अंडाशय आगे चल करके फल का निर्माण करता है। तो ये चारों टर्म आप याद रखिएगा। इसमें पोलाइडी बेटा जी ये खास इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके ये वाली संरचना। हमारा जो भ्रूणपोष होता है ये त्रिगुणित होता है। अब नाम से क्लियर है, भ्रूणपोष, आगे पढ़ेंगे क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर, भ्रूणपोष मतलब जो भ्रूण को पोषण प्रदान करे उसे भ्रूणपोष कहते हैं। तो आगे हम लोग अगला टर्म, हमारा अगला लेक्चर वही रहेगा। तो हमको नहीं लगता इसमें अब कोई समस्या होगी। आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। इसका फोटो ले लें, इसको लिख लें, याद करें। ना समझ में आया हो एक बार फिर से देखें। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए मिलते हैं तो अगले टर्म पर। थैंक यू।